हेलो, वेलकम बैक टू एम आई स्टडी कैंपस। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर आप लोगों ने 3 पार्ट तक वीडियो ना देखा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तक इस चैप्टर का वीडियो बन चुका है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को देखें, राइट। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और न ही तटस्थता। समझाओ। देखो, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, राइट। क्या है पृथकवाद का अर्थ? क्या होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। तो गुट निरपेक्ष ऐसा नहीं था। गुट निरपेक्ष क्या था कि वो हर मामलों में रहता था, ठीक है। हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अर्थात किसी दूसरे देश से कोई मतलब न रखना हो, ठीक है। लेकिन गुट निरपेक्ष क्या था? इसके साथ हमेशा रहता था और तैयार था, राइट। 1987 और 1787 और 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाकर अपने आप को दुनिया से दूर रखा, ठीक है। ये काम किसने किया था? अमेरिका ने, ठीक है। 1787 और 1914 तक क्या किया था? अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाया और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखा, राइट। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई, ठीक है। देखो, गुट निरपेक्ष ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई, ठीक है। हमने पहली शीत युद्ध के दायरे में पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ठीक है। फिर सोवियत संघ के नेता थे, संयुक्त राष्ट्र के नेता थे, उन्होंने भी एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुट निरपेक्ष है वो ऑलरेडी इंक्लूड था, ठीक है। वो पृथकवाद की नीति नहीं अपनाया, ठीक है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों से समझौता कराने को सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष ने क्या किया कि भैया शांति को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष ने एक शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौते कराए कि आप लोग शांति बनाए रखें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुटनिरपेक्ष है, ये जो आप देखते हो गुटनिरपेक्ष है, ये पृथकवाद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि तटस्थता का अर्थ क्या होता है। देखो, हम ये जानते हैं तटस्थता का मतलब क्या है। मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि कोई युद्ध हो रहा है और जो तटस्थता में रहते हैं उनका काम क्या होता है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है युद्ध से। युद्ध हो, उनको किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है युद्ध से, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट में, तटस्थता की नीति पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी होता है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, ठीक है। ठीक है, किसका पालन होता है? तटस्थता का, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे देश न तो युद्ध में शामिल होते हैं और न ही युद्ध के सही गलत होने के के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो तटस्थता में होते हैं, जो देश होते हैं, वो सीधा युद्ध पे कोई डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। अगर युद्ध होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, अगर युद्ध नहीं होता है तो कुछ नहीं बोलते, ठीक है। उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन जो कूटनिरपेक्ष है वो ऐसा नहीं थे। वो युद्ध में अपना दखल अंदाजी देते थे, वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता का पालन नहीं किया, राइट। हमें सबको पता है कि उनका पालन नहीं किया। कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने युद्ध को टालने में एक दूसरे की मदद की, ठीक है, इसका प्रयास किया, राइट। हम लोगों को पता है, राइट। यह तो अ, या तो युद्ध को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। जो गुटनिरपेक्ष है वो हमेशा चाहता था कि युद्ध ना हो, और वो चाहता था कि युद्ध को हमेशा टाला जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुटनिरपेक्ष है ना तो वो पृथकवाद है और ना ही तटस्थतावाद, ठीक है। पृथकवाद का मतलब क्या होता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष है वो हमेशा इन्वॉल्व होता था अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, राइट। और तटस्थता का मतलब क्या है कि कोई भी युद्ध हो उससे अपने आप को दूर रखना, ठीक है। लेकिन आ, जो कूटनिरपेक्ष थे वो हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे युद्ध के अंदर भी। अगर युद्ध होता है तो वो पक्ष देते थे कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार की गई, ठीक है। जो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उसकी आलोचना किस प्रकार की गई, ये देखते हैं। देखो, आलोचकों ने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति
सिद्धांत विहीन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत ने जो इस नीति को अपनाया है वो गलत है, एक सिद्धांत के अंदर नहीं है, गलत है। ठीक है, आलोचकों ने कहा ठीक है ये बहुत गलत कर रहा है भारत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। अब यहाँ पे कुछ आलोचकों ने कहा कि भारत अपने फैसले लेने के लिए, मतलब कहने का क्या मतलब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचता है। ऐसा किसने कहा? आलोचकों ने कहते हैं। राइट, आगे देखते हैं हम कि भारत के व्यापार से स्थिरता नहीं है। ठीक है, और आलोचक कहते हैं कि भारत में 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि को कि वो गुट निरपेक्ष की नीति के खिलाफ हो गया। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भारत जो है वो स्थिर नहीं है, वो भारत 1971 में सोवियत संघ से जाके मिल चुका था और सोवियत संघ के संधि में जाके शामिल हो चुका था। ऐसा कौन कहता है? आलोचक कहते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आलोचक और भी क्या कहते हैं कि कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुट निरपेक्ष का ढोंग करता। देखो ये सब आलोचकों ने कह रहे हैं। ठीक है, आलोचक कह रहे हैं कि भारत ढोंग कर रहा है और भारत किसके साथ मिला हुआ है? सोवियत संघ के साथ। राइट, तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पे हमें क्लियर होता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी देख लेना कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार की गई। राइट, देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और याद रखो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मच बेटर कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मेरा वीडियो देखो, इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। राइट, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो करो। राइट, अब हम बात करते हैं सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं नौ अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, जब 1947 में या 1945 के टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो उस समय जितने भी कंट्री आए थे या जो जो कंट्री थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, ज़्यादा रिच नहीं थे, उनका कंडीशन अच्छा नहीं था, उनको क्या कहते हैं? हम नौ अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों की दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, देखो अल्प विकसित देश का दर्जा क्यों मिला हुआ था, यहाँ पे भी एक रीज़न आता है। तो एक रीज़न ये है कि ये सारे कंट्री क्या हुआ था इस समय अभी के टाइम में आज़ाद हुए थे, और जब आज़ाद हुए थे तो इससे पहले मतलब क्या, ये इससे पहले गुलाम थे। जब गुलाम थे तो इनके पास जो भी सामान थे या जो भी इनके पास औजार थे, जो भी दौलत थे, जो भी पैसा था, सब कुछ लूट लिया गया था। तो ये सब क्या थे? अल्प विकसित देश। ठीक है, कहने का मतलब ये सब विकसित देश नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं, यह देश गरीब और पिछड़े हुए थे। बिल्कुल राइट, यह देश बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, यहाँ तक कि भारत भी 1947 के टाइम में बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी था भारत में। ठीक है, इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करना था और अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके सामने जो सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट जो चुनौती थी क्या थी? गरीबी को दूर करना और आर्थिक विकास करना। ठीक है, आर्थिक विकास करना था और गरीबी को दूर करना था और लोगों को रोजगार देना था। ठीक है, इनके सामने मुख्य चुनौती। ठीक है, बिना आर्थिक विकास के इसके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। ठीक है, देखो इन लोगों के सामने एक चीज़ और आ गया कि अगर ये लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो इनके सामने एक और खतरा था कि ये फिर से गुलाम ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था दो खेमों के बीच में, तो इनको डर था कि हम दोनों खेमों में शामिल हो जाएं तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। राइट, इन देशों की सहायता के लिए नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। ठीक है, अब इन सारे देशों को एक अच्छा सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का धारणा का शुरुआत हुआ। ठीक है, जन्म हुआ। ठीक है, देखो एक कह सकते हो एक टूवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों को सुनाई गई थी। ठीक है, जैसे कि इसी के ऊपर लिखा हो गया है, किसके ऊपर लिखा गया है? नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, पहला देखें, पहला है अल्प विकसित देशों का, ठीक है, उनके प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण होगा। देखो कहने का मतलब यहाँ पे समझना कि जो भी नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था था उसके अंदर एक क्या बनाया गया? संगठन बनाया गया। ठीक है, एक संस्था बनाया गया, और यहाँ पे ये कहते हैं कि अल्प विकसित देशों का उनके प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण होगा। जो भी, जैसे कोई गरीब देश है, जैसे पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, तो उनका जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कंट्री आते हैं और वहां से कोई ले जाएगा, नहीं,
उनका नियंत्रण होगा, ठीक है, वो उस चीज़ पे नियंत्रण करेंगे, राइट। पहला ये चीज़ था, ठीक है। दूसरा है इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। अब पश्चिमी देशों क्या है, पश्चिमी देशों के अंदर अमेरिका मान लो, और भी बहुत सारे कंट्री थे जो पश्चिमी देशों में आते थे। इनकी पहुंच कहाँ तक होगी, पश्चिमी देशों तक। क्यों, क्योंकि ये अपने बाजार के अंदर अपने सामानों को बेच सके, और सामान बेचेंगे तो इनके पास क्या आएगा, ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा, राइट। थर्ड है कि पश्चिमी देशों से मांगी जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, ठीक है। अब जो पश्चिमी देश में जो ज़्यादा मांग उठ रहा है, या ज़्यादा पैसे में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, या प्रौद्योगिकी की ज़्यादा लागत होगा, तो क्या होगा, कम लेंगे, ठीक है। पश्चिमी देश जो भी रेट रहेगा वो कम ही रेट पे इन लोगों से पैसे लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग अल्प विकसित देश है, ठीक है। फोर्थ है अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में क्या है कि जैसे यूएनओ हो गया, ठीक है, और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, तो यहाँ पे इनकी क्या है, भूमिका को बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, इन लोगों की जो कंडीशन है वो अच्छा होगा, राइट। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये 4 बातें छपी थी, ठीक है, आप इनको देखना, राइट। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया कि महाशक्तियों जो छोटे देश हैं उनके साथ गठबंधन बनाना क्यों चाहती थी। पहला है प्राकृतिक संसाधन के कारण, ठीक है, सैन्य ठिकाने के कारण, आर्थिक सहायता के कारण, है भू क्षेत्र के कारण। मैंने इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से, राइट। आगे देखते हैं, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार से की गई, ठीक है। तो आपको पता ही कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन थी, ठीक है। ये कहते थे कि सिद्धांत विहीन है, भारत गलत कर रहा है, भारत जानबूझ के ऐसा कर रहा है, भारत उससे मिला हुआ है, राइट। दूसरा है कि भारत के सोवियत खेमों में शामिल होने का आरोप था। जो इनके आलोचक थे ये ऐसा कहते थे कि जो भारत है वो सोवियत संघ से मिला हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट होता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो, राइट। व्हाट्सअप नंबर अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और मैं बेस्ट दूंगा आप लोगों को देने का, राइट। तो अब अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी बेटर क्वेश्चंस है, जो मुझे लगेंगे कि एग्जाम में ये आ सकता है, मैं वो आपको दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करोगे, राइट। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, राइट। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।